में आपका स्वागत करता है। आज मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का नया टॉपिक सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो देखा जाए उसमें आपके इम्पॉर्टेंट है कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है उससे रिलेटेड आपका देखा जाए बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं। 3 मिलियंस लगभग इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका एक अलग ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कार्बन क्या है। तो कार्बन एक तरह का नॉन मेटल है, अधातु है। कार्बन एक तरह का क्या होता है? अधातु होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6 एटॉमिक नंबर होते हैं। परमाणु संख्या इसके कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, इसके मास नंबर, एटॉमिक मास जो होते हैं वो कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 12 होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर कितने होते हैं इसके? 12 होते हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है? सी। इसे सी के रूप में दिखाइए, या फिर नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर के रूप में दिखाइए। 6 से 12 इस तरह से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो इसके किस तरह से होंगे, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6। ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 6। और न्यूट्रॉन जब निकालते हैं तो ये कितना हो गया? 12 में से 6 गया 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब 6 का निकालेंगे तो कितना आता है? 1s2 2s2 2p2 2p2 2 2 4 2 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला सेल कितना गया? 2। मतलब इसमें सेल की संख्या कितना है? ऑटोमस शेल कितने हो सकते हैं? 2। इसमें पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन गया और दूसरे में कितना गया? 2 to 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से तो लास्ट वाले जो सेल है, बाहरी कक्षा जो है, आउटरमोस्ट जो सेल है, आउटरमोस्ट जो कक्षा है, ठीक है, बाहरी वाला जो कक्षा है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना आपके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना है इसमें? 4। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है। तो कोई भी एटम्स चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब साझेदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ संयोजकता अगर पूछता है, वैलेंसी पूछेगा कार्बन का कितना होता है? 4। कितना कैसे निकाले? इसकी वैलेंसी 4 इसलिए है क्योंकि ऑटोमस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके किस तरह का बॉन्ड बनाता है? जनरली ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो केमिकल बॉन्डिंग मैंने डिस्कशन कर दिया है, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध ये बनाता है। ठीक है, कार्बन जो है किस तरह का बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये किस ग्रुप से आता है, किस समूह से आता है, पीरियोडिक टेबल में किस समूह से यह आता है। तो ये ग्रुप नंबर 14 ग्रुप से 14। ठीक है, अगर आपको निकालने में दिक्कत होती है तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 और 4 है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्लस कर देते हैं। 10 + 4 14 ग्रुप हो गया। पीरियड देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेल जो रहता है वो पीरियड बताता है। पीरियड कितना है? 2। आवर्त इसमें कितने हैं? 2। किस आवर्त में ये कार्बन आता है? किस पीरियड में आपका कार्बन आता है? तो 2। ठीक है, साथ में ध्यान रखेंगे किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है? तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। नॉन मेटल्स जनरली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये सब ध्यान रखें। कार्बन के बारे में मैंने जाना, कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्योंकि जितने भी लिविंग प्राणीज होते हैं, लिविंग बॉडीज होते हैं, वो कार्बन से ही बने होते हैं। कार्बन उसमें रहता ही है, मोस्टली है, बिना कार्बन के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं। और ऐसे भी देखा जाए कि अगर आप मिनरल्स के रूप में देखा जाए जो आपके भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है, चाहे कार्बन के रूप में आपके पेट्रोलियम, या फिर देखा जाए आपके जो भी पेट्रोल हुए या फिर डीजल हुए, ये सब जो आपके पाए जाते हैं सब में आपके कार्बन होते हैं। ठीक है, लगभग भू प्रॉपर्टी में 0.02% इसका परसेंटेज होता है मिनरल्स के रूप में। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए, वातावरण में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो वो कितना पाया जाता है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में पाया जाता है वो कितना परसेंटेज पाया जाता है? 0.03%। जबकि 0.02% जो कार्बन जो है
अलग अलग यौगिक अलग अलग मिनरल्स के रूप में वो प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। तो कार्बन के बारे में हमने क्या जाना कि कार्बन एक तरह का अधातु है जिसका एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं 6 होते हैं, मास नंबर 12 होते हैं, द्रव्यमान संख्या सिंबल 6C12 कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन की संख्या भी 6 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है इसमें 4 होती है। इसकी वैलेंसी कितना होता है संयोजकता कितना होता है तो 4 होते हैं। ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। ग्रुप किस ग्रुप से आता है किस समूह से आता है तो 14 नंबर ग्रुप से आता है। पीरियड्स जो आवर्त होते हैं किस आवर्त के ये कार्बन है किस आवर्त में रखा गया तो 2 पीरियड की संख्या 2 है, ठीक है। किस ब्लॉक के एलिमेंट से पी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो अब देखेंगे एलोट्रॉप्स अपरूप क्या है, ठीक है। कार्बन के डिफरेंट अपरूप पाए जाते हैं जिसमें आप पढ़ेंगे ग्रेफाइट डायमंड, ठीक है, बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है, ग्रेफीन, इस तरह से ये सब एलोट्रॉप्स आते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है। अब देखेंगे एलोट्रॉप्स अपरूप, ठीक है। एक ही एटम्स का डिफरेंट रूप में पाया जाना, ठीक है, कहलाता है अपरूप, ठीक है। एक ही एटम्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, इसका मतलब वो आपके एक दूसरे का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। जैसे कार्बन का ही अलग अलग रूप देखेंगे, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये कार्बन का ही आपका देखा जाए उसका एटम्स जो होते हैं कार्बन का ही बना होता है, वो एटम कार्बन का ही होता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट देखेंगे हल्का सॉफ्ट होते हैं, जबकि आप डायमंड देखेंगे कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए एलोट्रॉप्स, ठीक है। एक ही एटम्स का डिफरेंट रूप में पाया जाना क्या कहलाता है एलोट्रॉप्स कहलाता है, अपरूप कहलाता है, ठीक है। और इस फेनोमेना को एलोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वो एटम्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, मतलब उसके भौतिक गुण देखने में वो अलग अलग रूप में पाए जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल में उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए वो सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो स्ट्रक्चर जो है वो किस एटम से बना है तो वो सेम एटम से बने होते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एक अपर रूप देखें डायमंड, डायमंड के बारे में देखें, हीरा के बारे में देखें कि हीरा क्या है तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आपके डायमंड होते हैं, ठीक है। और ये देखा जाए नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टांस है, मतलब प्राकृतिक रूप से सबसे हार्ड सबस्टांस आपके पाए जाते हैं। सबसे हार्ड कठोर सबस्टांस कौन सा होता है डायमंड होते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है। मतलब एक कार्बन आपके 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं। एक कार्बन एटम्स 4 अदर कार्बन एटम से क्या होते हैं जुड़ करके किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, कोई फ्री नहीं है, इसलिए जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। जो डायमंड होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब ये कुचालक है, सुचालक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण ध्यान रखेंगे sp3 होता है। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, जो आपके गलनांक बिंदु जो होते हैं वो हाई होता है, लगभग 4726 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं। साथ में ये किस पर्पज से यूज किए जाते हैं तो डायमंड्स जो होते हैं कठोर होते हैं, इसलिए जो रॉक होता है रॉक को ड्रिलिंग करने के लिए, जो चट्टान होते हैं उसको ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए या फिर उसको कटिंग करने के लिए ये आपका यूज किए जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको लिखने के लिए पत्थर वगैरह शीशा वगैरह में लिखने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज आपने देखा। और ये इसका जो एंगल्स जो होते हैं, यहाँ पे जो एंगल्स जो बनते हैं ये आपके कार्बन कार्बन जो जुड़े रहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, वो कितना बनता है वो ध्यान रखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इसके एंगल कितने होते हैं ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, जो कोण बनता है कितना बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसलिए इसका जो आपके अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर जो होता है हार्डेस्ट होता है, हार्ड होते हैं, ठीक है।
साथ ही इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक बिंदु जो होते हैं वो जनरली क्या होता है, इसका बहुत हाई होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसके हाई होते हैं। तो आपने क्या देखा, कार्बन का एलोट्रॉप्स। ठीक है, कार्बन का पहला एलोट्रॉप्स डायमंड देखे तो एलोट्रॉप्स क्या है कि वो आपका एक ही एटम का डिफरेंट रूप में पाया जाना ही कहलाता है एलोट्रॉप। ठीक है, और उसी एलोट्रॉप्स में मैंने कार्बन का एलोट्रॉप्स में डायमंड को देखा। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे दुनिया में। ठीक है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाए, प्राकृतिक रूप से सबसे हार्ड कठोर सब्सटेंस कौन सा है, तो डायमंड, हीरा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरह का होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही इसके हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखेंगे कि sp3 होता है, और ये जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। इसका यूज कहाँ किए जाते हैं, तो रॉक को कट करने के लिए, चट्टान को कट करने के लिए, चट्टान को ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए। ठीक है, और एंगल्स जो होते हैं इसके बीच जो होते हैं वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके क्या होते हैं, हाई होते हैं, अपवर्तनांक बिंदु उच्च होते हैं। अब देखिए एलोट्रॉप्स जो है कार्बन का, अगला ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से आपके सॉफ्ट एलोट्रॉप्स है, मतलब प्राकृतिक रूप से वो था आपके हार्ड। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट जो एलोट्रॉप्स था वो कौन था, डायमंड थे। लेकिन प्राकृतिक रूप से आपके मुलायम अपरूप कौन होते हैं, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखते हैं। हेक्सागोनल आपका लेयर में इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेयर वाइज बनता है आपके इस तरह से। ठीक है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही यहाँ एक कार्बन जो है, एक कार्बन 3 अदर कार्बन से आपका बंधे रहते हैं, मतलब बॉन्ड किए बनाए रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन क्या होते हैं इसमें ग्रेफाइट में होते हैं कि एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, 3 अदर कार्बन एटम से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इसका मतलब कि हर जगह सारे कार्बन पे क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का सुचालक होता है। जबकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड हो रहे थे, क्योंकि वहां पे एक कार्बन एटम्स कितने आपके एटम से जुड़े हुए थे, डायमंड में आपके जुड़े हो रहे थे इस तरह से चार एटम से जुड़े हो रहे थे। ठीक है, 4 कार्बन एटम से जुड़े हो रहे थे। तो ये कार्बन एटम्स आपको 4 एटम से जुड़े हो रहे थे, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, इसलिए वो क्या था आपके बैड कंडक्टर। जबकि यहाँ पे क्या हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट आपके सबसे प्राकृतिक रूप से सब सॉफ्ट रूप में एलोट्रॉप्स के रूप में पाया जाने वाला ग्रेफाइट है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होते हैं एक लेयर में होता है। ठीक है, और 2 लेयर्स के बीच, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इस तरह से लेयर में होगा, और 2 लेयर के बीच एक तरह का फोर्स काम करता है जिसे वांडरवाल फोर्स कहते हैं। वांडरवाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, वांडरवाल फोर्स ये एक तरह का वीक फोर्स है। पिछले क्लास में मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही थी, तो वहां पर आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके केमिकल बॉन्डिंग में वांडरवाल फोर्स डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो वहां पर कुछ ज्यादा नहीं है। वीक बॉन्ड में थोड़ा सा देख ले क्या था, तो वीक बॉन्ड में वहां पे हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड और एक था वांडरवाल फोर्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ध्यान रखेंगे कि एक इसके लिए क्या जरूरी है, एक हाइड्रोजन जरूरी है और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिसमें हमने बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कंबाइन करता है, ठीक है, तो वहां पे किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये एक तरह का वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी वीक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O में भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसी तरह से NH3 अमोनिया में भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, और वांडरवाल फोर्स देखा जाए तो वांडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से भी एक तरह का बॉन्ड है। ये जनरली न्यूट्रल गैसेस एटम्स के बीच पाए जाते हैं। कोई गैसेस एटम है जैसे ऑक्सीजन के बीच हुआ, उसके बीच पाया जाता है। या फिर ग्रेफाइट लेयर जो अभी पढ़ रहे हैं, ग्रेफाइट की लेयर के बीच आपको किस तरह का फोर्स काम करता है, वांडरवाल फोर्स। इस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ यही ध्यान रखना है। तो ये आपके पिछले क्लास में ध्यान रखेंगे, पिछले क्लास में थोड़ा सा छूट गया था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स, तो यहाँ पे किस तरह का फोर्स काम करता है, वांडरवाल फोर्स। ठीक है, वांडरवाल फोर्स है, ये वीक बॉन्ड है, 2 लेयर के बीच वर्क करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ग्रेफाइट में लेयर में जो आपके पाया जाता है किस तरह का फोर्स पाया जाता है, वांडरवाल फोर्स।
ये छूने में स्लिपरी टच होता है, फिसलन होता है, छूने पे कैसा लगेगा, स्लिपरी टच, क्योंकि ये लेयर में बंधा होता है, इस तरह से आपके लेयर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये स्लिपरी टच होता है, फिसलन आपको महसूस होगा, ठीक है। इसमें जो आपके एंगल्स होते हैं, यहाँ पे जो एंगल बना होता है कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री होते हैं इसके एंगल, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, संकरण क्या होते हैं, वहां था आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ पर आपका sp2, ठीक है, sp2 होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट आपके ग्रेफाइट का कितना होता है, तो 3527 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका यूज कहाँ होता है, तो आप तो जानते ही हैं, बचपन से यूज करते हैं, पेंसिल का जो लीड होता है वहाँ यूज होते हैं। साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, जो परमाणु भट्टी होते हैं, वहाँ पर जो है मंदक के रूप में यूज किया जाता है। मंदक मतलब क्या होते हैं, जो आपके वहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सेस मात्रा में जो हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके क्या डाला जाता है, ये आपको ग्रेफाइट रॉड का यूज किया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर भट्टी, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में आपके ग्रेफाइट रॉड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही ये आपके जो लुब्रिकेंट्स, स्नेहक के रूप में भी यूज किया जाता है। स्नेहक के रूप में जो आपके मशीन पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वहां पर यूज किए जाते हैं लुब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में हमने क्या जाना कि ग्रेफाइट आपका नेचुरल रूप से पाया जाने वाला सॉफ्ट रूप में एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मुलायम रूप में पाया जाने वाला अपरूप है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, षटकोणीय संरचना। ये जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों, क्योंकि आपके एक एटम्स 3 अदर कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, मतलब यहाँ पर सब जितने भी कार्बन एटम्स है सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही यहाँ पे जो ग्रेफाइट होते हैं वो लेयर में बंधे होते हैं, 2 लेयर के बीच किस तरह का फोर्स काम करता है, वॉन डर वाल फोर्स काम करते हैं। इसको छूने से कैसा फील होता है, स्लिपरी टच, फिसलन महसूस होता है। इसमें एंगल्स कितने बने होते हैं, तो 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे 3527 डिग्री, ठीक है। यूज कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल में, न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी में, क्या, मॉडरेटर के रूप में, आपके मंदक के रूप में, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स स्नेहक के रूप में। अगला एलोट्रॉप्स देखते हैं, फुलेरीन, ठीक है, फुलेरीन जिसे बकमिस्टर फुलेरीन भी कहते हैं, बकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है, बकमिस्टर फुलेरीन भी कहते हैं। ये भी एक तरह का एलोट्रॉप्स है, ठीक है, कार्बन का। जनरली इसका फॉर्मूला होता है C60, ठीक है। और ये जो होते हैं C60 मतलब आपके 60 एटम्स कार्बन के जुड़ करके ये बना है बकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है। और ये जो इसका जो शेप होता है, फुटबॉल शेप, आपका स्फेरिकल टाइप का शेप होता है, इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें अगर एक फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर बनता है तो जिसमें 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंबाइन करके और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर कंबाइन करके, ठीक है। हेक्सागोन मतलब षटकोणीय और पेंटागोन मतलब पंचभुज जो होते हैं, वो आपके कंबाइन करके किस तरह का फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फुलेरीन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ ध्यान रखेंगे बकमिस्टर फुलेरीन साइंटिस्ट के द्वारा इसे खोज किया गया, इसलिए बकमिस्टर फुलेरीन नाम दिया गया। और ये भी एक कार्बन का अपरूप है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C60 और ये आपके फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखेंगे, अगला है एक और आपके नाम आते हैं ग्रेफीन, ठीक है, ग्रेफीन, ठीक है, ये भी एक तरह का अपरूप है कार्बन का। यहाँ पे देखा जाए, सबसे पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रूप से सबसे हार्डेस्ट आपके जो अपरूप है वो कौन सा होता है, तो ये आपके ग्रेफीन है, मतलब कृत्रिम रूप से सबसे कठोर अपरूप। कृत्रिम रूप से, ऐसे आपके नेचुरल रूप से सबसे कठोर था तो वो कौन था, डायमंड था, ठीक है, हीरा था। लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे कठोर अपरूप पूछेगा तो वो कौन सा है, ग्रेफीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी खोज 2000 ईस्वी में किसने किया था, गिल के द्वारा किया गया था, गिल एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, जनरली बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनते हैं, ठीक है, उसके लिए वहाँ यूज किए जाते हैं, या फिर आपके रॉकेट का जो जैकेट होता है बनता है वो आपके किसके बने होते हैं, ग्राफीन के ही बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एलोट्रॉप्स ध्यान रखना, एलोट्रॉप्स मैंने क्या क्या बात किया कि ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में, और ये थर्ड फुलेरीन का फॉर्मूला क्या होता है, C60, फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये अगला है ग्रेफीन। ग्रेफीन आपके आर्टिफिशियल रूप से हार्डेस्ट अगर पूछेगा कि एलोट्रॉप्स मतलब
कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया गया जो सबसे कठोर अपरूप कौन सा होता है, तो वो आपके ग्राफीन, ठीक है। और किसने खोज किया था 2000 ईस्वी में, गेल के द्वारा। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जनरली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, रॉकेट का जैकेट बनाने में, ये सब में यूज किए जाते हैं। अब अगला आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बन के लगभग 3 मिलियंस आपके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? कार्बन का ही ऐसा प्रॉपर्टीज क्यों पाया जाता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसका एक अलग ब्रांच पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कार्बन में आपके कुछ देखें टर्म, कैटेनेशन, ठीक है, श्रृंखलन। कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है कि वो खुद के एटम के साथ आप लंबे लंबे श्रृंखला के रूप में आपके जुड़ करके क्या बनाएगा, लंबे लंबे श्रृंखला के रूप में कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। खुद के एटम के साथ जुड़ने की कैपेसिटी ये कहलाता है श्रृंखलन। कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो खुद के एटम के साथ भी जुड़ करके आपके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना देते हैं, जिसके कारण इसके कंपाउंड्स काफी पाए जाते हैं। साथ ही ये जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये अलग अलग तरह का बनाते हैं। एक तो आपका ये जब बनाएगा तो एक स्ट्रेट चेन भी बनाता है, साथ ही आपके ब्रांच चेन भी बनाता है। ब्रांच मतलब श्रृंखला, जैसे यहाँ से आपके डिवाइड हो गया, ब्रांच चेन भी बनाता है, श्रृंखला आपका बनाता है। या फिर आपके यहाँ जब ये कंबाइन करता है तो या तो फिर ओपन चेन में बना सकता है, जैसे ये ओपन चेन है, या फिर क्लोज चेन बनाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी इसमें गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। कैटेनेशन क्या है, श्रृंखलन क्या है, खुद का एटम का दूसरे एटम्स के साथ, कार्बन का एटम ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन करके आपके लंबे श्रृंखला के रूप में कंपाउंड्स बनाता है। ये श्रृंखलन अभिक्रिया है, श्रृंखलन कर सकते हैं, और ऐसा प्रॉपर्टी कार्बन में पाया जाता है। साथ ही इसके एटॉमिक साइज देखा जाए कार्बन के, तो हमने बताया कि बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल की संख्या मात्र 2 है, और यहाँ पे 2 है, और एटॉमिक साइज छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरह से आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड होने के कारण एटॉमिक साइज छोटे हुए, ठीक है। जिसके कारण ये क्या करता है, जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट भी बॉन्ड बनाएगा तो ये हर तरह का बॉन्ड बनाता है। एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। साथ ही ये खुद के एटम के साथ भी कंबाइन करता है और दूसरे एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी कर लेता है, ठीक है, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोरस के साथ, ये सब के साथ कंबाइन करता है, जितने हैलोजन्स है हैलोजन के साथ, ठीक है। तो जनरली ये कार्बन्स जो होते हैं ऐसा प्रॉपर्टी रखता है कि वो आपके एटॉमिक साइज छोटे होने के कारण ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में भी बनाता है किस तरह का बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और ये खुद के एटम्स के साथ भी बनाता है और डिफरेंट एटम्स के साथ भी बनाता है, इसलिए इसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है टर्म आइसोमेरिज्म, समअवयवता इसको बोलते हैं, ठीक है, समअवयवता। आइसोमेरिज्म मतलब कि आपकी जिसके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पाए जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पाया जाएगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे तो वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एज फॉर एग्जांपल ब्यूटेन देखा जाए, ब्यूटेन तो ब्यूटेन देखा जाए एज फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन में देखिए इसका फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। तो ब्यूटेन में भी 3 तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, नॉर्मल, 2 तरह का, नॉर्मल और आइसो, ठीक है। एक हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, इस तरह से आपको कंबाइन किया, लेकिन आइसो में जब देखेंगे तो इस तरह से ब्रांच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ जब देखेंगे CH3 और यहाँ CH, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला देखेंगे तो कार्बन 4 है इसमें भी, और इसमें भी चलेंगे तो कार्बन 4 है, ठीक है। जब हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 2 5 2 7 3 10, तो यहाँ 10 हुआ, तो यहाँ भी देखिए 3 3 6 3 9 और 1 10, तो यहाँ हाइड्रोजन दोनों में क्या हो रहे हैं और कार्बन क्या है, फॉर्मूला दोनों में सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसा प्रॉपर्टी कार्बन में पाया जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसके कारण इसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। तो पहला है सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, खुद के एटम्स के साथ आपके लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है। एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह का, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी।
सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट जो बनाते हैं वो आपके कार्बन के साथ भी हो सकता है या अदर एटम्स के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आइसोमेरिज में प्रॉपर्टी शो करता है, समअवयवता प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी आपका अरेंजमेंट इस तरह से डिफरेंट कर लेता है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है, जिसके कारण ये इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट अगले क्लास में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।